तो बच्चों, हम लोग मैथमेटिकल टूल का 5वां पार्ट हो चुका है। 6th पार्ट में अब बेसिक अपने को बात करना है कि मैथमेटिकल टूल में हम लोग लगभग डिफरेंशिएशन ख़त्म कर चुके हैं। अब उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि डी वाई बाई डी एक्स, देखो क्या है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग को पढ़ना है, वो पहला एप्लीकेशन यह पढ़ेंगे कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी। सबसे पहला एप्लीकेशन वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी जो होता है, वो वेलोसिटी दरअसल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x बोल दूं, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को s भी बोला जाता है, s सिंबल कहीं है, x s कुछ भी हो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना समझ में आ गया कि इसका मतलब अगर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है अपना। देखो, वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है कि वेलोसिटी दरअसल दो प्रकार का वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज इंस्टेंटेनियस नाम पे से स्पष्ट है कि इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एट पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट या फिर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, एक मोमेंट की बात करें कि जैसे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि एक आदमी है जो कि यहां से चला, ए पोजीशन से बी पे पहुंचा। ये टोटल सेपरेशन है 240 किलोमीटर और टोटल जर्नी का टाइम लग रहा है 4 आवर्स। तो हम बोल सकते हैं कि 4 घंटे, एक जगह से दूसरे जगह जाने में 4 घंटा लगा और 240 किलोमीटर एस अगर है, तो मैं कहूँगा कि यह 4 घंटे में अगर 240 किलोमीटर चलता है तो मतलब उसका औसत एक स्पीड जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन आपको पता होगा कि जब यहाँ से यहाँ तक ये 240 किलोमीटर चला होगा तो एक्चुअल स्पीड जरूरी नहीं है 60 हो। जैसे आप गोरखपुर से बनारस के लिए, आप गोरखपुर से चलो और लखनऊ के लिए चलना है आपको, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है। एक सिटी से दूसरे सिटी में जब आप जाते हो तो भीड़, कहीं ट्रैफिक जाम पड़ जाएगा, कहीं सिग्नल पड़ेगा, कहीं रुकेंगे, कहीं स्पीड 0 होगा। वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी होता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। लेकिन एक पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको डिवाइड करने से पता चलता है क्या होता है, वो एवरेज। ये भी लेकिन रेट चेंज है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। वी एवरेज होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और वी इंस्टेंटेनियस होता है डी एक्स बाई डी टी। याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले में अंतर। डी एक्स बाई डी टी एवरेज वेलोसिटी डी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का मतलब यह हुआ बच्चों कि ये कब समझ में आएगा अपने को कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, आपको तब समझ में आएगा व्हेन टाइम इंटरवल
इज गिवन। जब कभी भी क्वेश्चन में एक टाइम इंटरवल दिया होगा, ये की पॉइंट है, जब एक टाइम इंटरवल आपको दिया रहेगा तो समझ लो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। ये कब पहचानोगे? वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट सर्टेन इंस्टेंट। जैसे आपको बोल दे टी इक्वल टू टी नॉट पे मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको पूछ लिया तो दिमाग में समझ चमक जाना चाहिए क्या पूछ रहा है अपने से। ये पूछ रहा है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये समझ में आ गया बेटा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया, तो उसी प्रकार अगला जो है वेलोसिटी के बाद आता है अपना एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन जैसे फिजिक्स के कुछ क्वांटिटीज को हम लोग देख रहे हैं कि उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब उसका फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है। तो फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन समझने के लिए हम लोग को इसी प्रकार देखना पड़ेगा। उसी सीक्वेंस में अगर बात करें कि क्या है, तो सबसे उसी सीक्वेंस में बात करें तो वेलोसिटी के बाद दूसरा टर्म होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, फर्दर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो एक्सेलरेशन होता है अपना एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा होता है अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब ए एवरेज, यह होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फिर से रेट आपने पढ़ लिया, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है वो नीचे आता है, जिसका चेंज होता है वो ऊपर होता है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और ये क्या बताता है, इसका फिजिक्स में क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका मतलब होता है फिजिक्स में एक्सेलरेशन। ए इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डीवी बाई डी टी। ये समझ में आ ही रहा होगा। ये कब लगाओगे? व्हेन टाइम इंटरवल इज गिवन। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये होता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दो बेसिक क्वांटिटीज के ही बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं, चलो ठीक है ना। तो ये दोनों अपने को समझ में आ गया बच्चों। ये दोनों इस प्रकार है कि आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात अगर होगी तो हमें लग रहा है आप कर लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों हो जाने के बाद एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये दोनों कर लेने के बाद इस पे एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए तो ये टॉपिक हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग with a moving such that its displacement x is equal to t square minus 4t plus 2। ये गिवन है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड पहला पार्ट वेलोसिटी
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा पार्ट, वेलोसिटी बिटवीन t0 टू t4 सेकेंड। तीसरा पार्ट, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक एग्जांपल से मैं चाहता हूं कि आपको सब समझ में आ जाए। चौथा पार्ट, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पांचवा पार्ट, एक्सेलरेशन बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, तो ये बच्चों रहा अपना क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। बात किया जाए तो देखो, जैसे x जो है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, जो चूंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है ये। पहला पार्ट आपको पूछा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी होता है dx/dt। तो वेलोसिटी होता है dx/dt, हम लोग जानते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा बेटा, तो 2t माइनस 4। तो अपना जो आ गया भाई v इक्वल टू 2t माइनस 4। v इक्वल टू 2t माइनस 4, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक लाइन में। ये पार्ट तो हो गया, v इक्वल टू 2t माइनस 4, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछने का मतलब था कि वेलोसिटी मुझे ऐसा बताओ कि किसी टाइम पे हम निकालना चाहें निकाल लें। अगला पार्ट क्वेश्चन का पूछ रहा है वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 4। तो एक बात आप बताइएगा, वेलोसिटी एक इंटरवल में पूछ रहा है क्या? तो आपको पढ़े हो, जब इंटरवल में पूछता है तो वो कौन सा वेलोसिटी होता है? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होता, वो एवरेज वेलोसिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें दूसरे पार्ट के लिए मुझे पूछा है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। आप बता दो डेल्टा टी कितना दिया है, ये पूछा है। तो डेल्टा टी अपने को दिया है 4 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा एक्स निकालने के लिए एक्स एट टी इक्वल टू 4 माइनस एक्स एट टी इक्वल टू 0, ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो t बराबर 4 सेकेंड रख के x निकालो, t की जगह 4 रखो, 16 माइनस 16 0 2, माइनस t बराबर 0 रखोगे तो 2 आएगा, डेल्टा x 0 आ गया। तो डेल्टा t बाई डेल्टा x आंसर कितना हो जाएगा? v हो जाएगा 0। और ये पक्की बात है कि ये बोला नहीं है एवरेज, लेकिन ये एवरेज ही है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला पार्ट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। देख लो, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, तो जब भी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछे समझ लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन में बताए चाहे ना बताए, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब पूछ रहा है तो समझ जाओ कि वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं dx/dt होता है। तो v इंस्टेंटेनियस बोल नहीं रहा है, लेकिन हम समझ गए हैं dx/dt ये हो जाएगा अपना, dx/dt की वैल्यू डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2t माइनस 4। अब वेलोसिटी किस समय पूछा था? 2 सेकेंड, t की जगह 2 रखो तो 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। बाई चांस से 0 आ रहा है ऐसा मत समझिएगा कि आंसर सब 0 आएगा। चौथा पार्ट पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है क्या? dv/dt। क्यों dv/dt लिखा? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, तो dv/dt की वैल्यू आ जा रहा है, देखो एक्सेलरेशन होगा जो कि आ रहा है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट रहता है तो उसका एवरेज भी वही होता है और उसका इंस्टेंटेनियस भी वही रहता है। तो अब ये चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो इस समय पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो ये किसी भी समय पे वही रहेगा, एक इंटरवल में भी वही रहेगा। तो ए एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन यह भी वही रहेगा, डेल्टा वी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। करके देख लो चाहो तो।
डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा टी दिया है 1 सेकेंड, और डेल्टा वी फाइनल और इनिशियल दोनों ही, डेल्टा वी देखो, डेल्टा वी निकाल लें, डेल्टा वी वी एट v2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में वेलोसिटी हो जाएगा, 1 सेकेंड रखोगे तो -2, v1 हो जाएगा, 0 पे रखोगे तो -4, तो -4 फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो वो भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 2। ठीक है बच्चों, ये रहा अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन। एक ऐसे काइनेमेटिक्स में बहुत मिलने वाले हैं, काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो काइनेमेटिक्स में खूब भरमार रहेगा ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, एवरेज का क्या होता है। अगला एप्लीकेशन नंबर 1 ये था फिजिकल क्वांटिटीज को लेके। एप्लीकेशन नंबर 2 पे चलते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोलता है, सेकेंड एप्लीकेशन अपने लिए क्या बताता है। सेकेंड एप्लीकेशन में बात करेंगे हम लोग कि हमें डेरिवेटिव और क्या बताता है, तो डिफरेंशिएशन से हम और क्या पता कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2। तो एप्लीकेशन नंबर 2 का मतलब क्या है, एप्लीकेशन नंबर 2 का मतलब यह है कि अगर ये बताओ कोई ग्राफ अगर मैं बना दूं, सोच के बताइएगा, क्या ये ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, आप सोच के बताइएगा, ये ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ रहा है क्या y की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। देखो, इफ x इंक्रीजेस इंप्लाइज y इंक्रीजेस, ऐसा हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे इस प्रकार के ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ एक्स से ग्राफ होगा ना, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन वह होता है जो बड़े x की बड़ी वैल्यू पे बड़ा y दे और छोटी वैल्यू पे छोटा y दे। देख रहे हो ना, x की छोटी वैल्यू रखो तो छोटी वैल्यू आए, बड़ी वैल्यू रखो तो बड़ी वैल्यू आए, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एक एग्जांपल से आपको मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कि x की बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा वैल्यू मिले, छोटी की छोटा, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हम आपको समझा दें। एग्जांपल यह है कि y इक्वल टू एक्स, क्या ये इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। देखो, जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रहा है, जब हम x इक्वल टू छोटी वैल्यू रखे तो y भी छोटा हो जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। एक एग्जांपल और ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें देखो x की वैल्यू छोटा रखो 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आ रहा है, x की वैल्यू बड़ा करो 2 रखो तो y की वैल्यू 4 आ जा रहा है। देखो, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, यह भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है x पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है ना। x अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। तो दूसरा टाइप का फंक्शन होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। लेकिन एक फंक्शन ऐसा है, जरा देखो बेटा, ऐसा है एक फंक्शन, तो इसमें क्या x की छोटी वैल्यू देखो जब है तो y की बड़ी वैल्यू मिल रहा है, x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है y देखो छोटा होता जा रहा है, x और बड़ा हुआ y छोटा होता जा रहा है। क्या इसमें आप दिख रहा है कि इफ x इंक्रीजेस इंप्लाइज y डिक्रीजेस, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। नाम है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एग्जांपल आपके सामने मैं बोल दूं तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यह है y इक्वल टू 1/x,
y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x² जो है यह भी क्या, चलो 1/x ही ले लो। y इक्वल टू 1/x जो है ये कैसा फंक्शन है, x अगर पॉजिटिव हो तो यह फंक्शन डिक्रीजिंग बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर एक आसान सा फंक्शन बोलते हैं जो आप लोग सब लोग जानते हो, cos x, क्या cos एट बड़ी वैल्यू रखो, x की जगह 90 डिग्री रखो, बड़े एंगल पे y 0 आता है, x छोटा करो 0 रख दो तो y की वैल्यू 1 हो जाता है, उल्टा हो जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक एग्जांपल और ले लो, इस एग्जांपल के थ्रू जैसे देखो y इक्वल टू 1/x² प्लस 1, तो ये देखो ये भी डिक्रीजिंग है। एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू देखो 1 है। अब x की वैल्यू बढ़ा के देखो, जैसे बढ़ाना चाहूँ मैं 1 कर दूं तो y देखो कितना हो जाएगा 1/2। 0 रखा तो 1 आया, 1 रख रहे तो 1/2 हो गया, बड़ा कर रहा हूँ तो छोटा हो जा रहा है। ऐसे फंक्शन के लिए क्या हम मानेंगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है? हाँ डिक्रीजिंग है, बिल्कुल डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दो प्रकार के फंक्शन है, दोनों प्रकार में एक प्रॉपर्टी हमें डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन पहचानने का तरीका ये देखो ऐसे चल रहा है, इसका स्लोप कैसा आएगा, टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा क्या, और tan थीटा ही dy/dx होगा, ये पॉजिटिव। इसमें देखो tan थीटा नेगेटिव आ रहा है क्या, 90 डिग्री से ज्यादा देखो एंगल बन रहा है, बोलो ये जो है थीटा बोलते तो ये पाई माइनस थीटा बन जाएगा। देखो ये स्लोप है दरअसल tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये भी dy/dx, यहाँ पे देखो dy/dx की वैल्यू कितना है नेगेटिव। तो पहचानने का तरीका, अगर dy/dx नेगेटिव आए कभी भी तो ये डिक्रीजिंग होता है, अगर dy/dx पॉजिटिव आए तो ये होता है इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इसको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलस आप क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ोगे और बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बस ऐसे समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, कभी मिल सकता है। बस इतना आपको याद रखना है, dy/dx मतलब इंक्रीजिंग, dy/dx पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, dy/dx नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है ना। एक इंक्रीजिंग होता है एक डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ जाने के बाद हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपने कर लिया तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है ना। अगला टाइप जो बनेगा वो मैक्सिमा मिनिमा का रहेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात हम लोग करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थर्ड टाइप जो है, तो मैं पूछूं अगर आपको कि अब एक फंक्शन अगर दे दूं, पूछूं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कब से कब तक, तो आप बता लोगे क्या? एक एग्जांपल पिछले क्वेश्चन के लिए कर लूं, check whether function is increasing or decreasing, y equal to x² minus 2x, किस जगह पे, एट x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू चलो हाँ 2 पर, किस पॉइंट पे चेक करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, x इक्वल टू 2 पे। तो ठीक है, नियम अपने को पता है, सॉल्यूशन देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx कितना आएगा, वो आ गया 2x माइनस 2,
किस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया एक्स इक्वल टू टू पे 2 आया। 2 से मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। मतलब इस पॉइंट पे जैसा भी, हमें नहीं पता आगे पीछे कैसा ग्राफ होगा, लेकिन जहां भी x इक्वल टू 2 होगा वहां पे ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, बढ़ता हुआ। ठीक है ना, उसके पहले का आगे के पीछे नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे ऐसे बढ़ता हुआ होगा क्योंकि इंक्रीजिंग आ रहा है। ये चेक करने का तरीका होता है, ये आसान सा एक तरीका है जो कि आपको कभी पूछा जाएगा तब आप बता दोगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा की दरअसल बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा को ऐसे समझो कि कोई फंक्शन अगर ऐसा दिया हो, तो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि अगर फंक्शन, ये देखो दोनों ही ग्राफ दिए हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू एक्स नॉट पे, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट पे, यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर उसका डिक्रीजिंग है। ये कैसा पोर्शन है, डिक्रीजिंग है। ये कैसा पोर्शन है, इंक्रीजिंग है। ये कैसा पोर्शन है, डिक्रीजिंग है। ये कैसा पोर्शन है, इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे मतलब इधर का स्लोप इंक्रीज, डिक्रीजिंग का मतलब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, इधर आगे क्या बात करोगे, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। अगर कोई चीज डी वाई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो कहीं तो जीरो हुआ होगा, स्लोप जीरो हुआ होगा, बिल्कुल स्लोप देखो यहां पे जीरो आ रहा है। इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, जीरो। और दिख रहा है कि x इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, एट x इक्वल टू एक्स नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम मिनिमम। एक बात तो समझ में आ गया, मिनिमम वो पॉइंट होगा, मिनिमा वो पॉइंट होगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू वह होगा जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो, कंडीशन लग गया। पहला बात याद रखो, जहां पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा वही पॉइंट मिनिमा कहलाएगा। और भी कई कंडीशन होता है, जीरो ही केवल होना नहीं होता, नॉन डेरिवेटिव पर जी वो बहुत टफ मैथमेटिक्स की बात हो जाएगी। हमारे फिजिक्स में कभी वैसा नहीं आएगा, हमारी फिजिक्स के लिए बस ऐसा ही चलेगा कि जहां पे भी डेरिवेटिव जीरो होगा पक्का है वहीं पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा। क्योंकि देखो इस फंक्शन के लिए इधर क्या है, डी वाई बाई, इंक्रीजिंग का मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, इसके बाद क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव। लेकिन इस पॉइंट पे देखो क्या आया, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट डी वाई बाई डी एक्स कितना है, जीरो है। तो अपने फंक्शन के लिए देखो, एट इस फंक्शन के लिए बात करो तो एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, बोलो भाई, इज मैक्सिमम। दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, एक में मैक्सिमम और एक में मिनिमम, लेकिन दोनों ही केस में स्लोप जीरो होगा उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा जिस पॉइंट पर x इक्वल टू एक्स नॉट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, फंक्शन की वैल्यू तो ये कहलाता है y। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और वो कितना आएगा, x की जगह x नॉट रख दोगे फंक्शन में तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये वाली बात तो हो गई बच्चों को, x इक्वल टू एक्स नॉट रखने के बाद फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आप निकाल लोगे कभी अगर ऐसा पूछा जाएगा तो मैं जैसे, लेकिन अब दोनों ही केस में जीरो आ जा रहा है डेरिवेटिव, तो आगे कैसे चेक करोगे कि कैसे मैक्सिमा कब बोलेंगे मिनिमा कब बोलेंगे, ये तो ग्राफ में दिख रहा है, मैथ्स में कैसे करेंगे। तो मैथ्स में अच्छा एक बताओ, डेरिवेटिव जो आया है, डेरिवेटिव वाला फंक्शन कैसा चल रहा है, डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन, डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन ला रहे हो वो dy बाई डी एक्स देखो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, यानी डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। हाँ, यानी अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स देखो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो उस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एक अपने आप में फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कंडीशन और हो गया, साथ में एक कंडीशन भी याद रखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू एक्स नॉट शुड बी पॉजिटिव। यहां पे कंडीशन क्या बना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू एक्स नॉट शुड बी नेगेटिव। याद रखना, देखो इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है ना, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया स्लोप, तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, वो यानी उसका डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन हो गया, मैक्सिमम मिनिमा कभी भी निकालना हो तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव जीरो करके वो पॉइंट निकालोगे जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। एक टर्म होता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, द वैल्यू ऑफ x for which dy by dx is equal to 0। x की वो वैल्यू जिसके लिए डेरिवेटिव जीरो हो जाए उसे क्या कहते हैं, जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए, एट विच dy by dx is equal to 0 is called critical point, is called critical point। तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट क्या बोलोगे, x इक्वल टू एक्स नॉट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट वो है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लोगे आप, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया बच्चों। ये पूरी रही थ्योरी मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा की कहानी तो आपको समझ में आई गया क्या होता है, कैसे निकालोगे। तो मैक्सिमम मिनिमा की कहानी के बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि कैसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकाला जाए। जैसे आपने मैक्सिमम मिनिमा तो निकाल लिया, अब फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना भी तो है, उसको निकालेंगे कैसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा। फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा पता करने के लिए एक रूल बना लिया जाए। जैसे मतलब इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, और ये फंक्शन मान लो कुछ ऐसा है, x इक्वल टू मान लो कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना, x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2। यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है।
आप बताओ। तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो क्या करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज कैसे पता करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व करना है। और आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, वो सॉल्यूशन मान लो मिल गया से x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2। एक एग्जांपल के लिए आपको दो वैल्यू मिल गया, कल के दिन एक ही मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 1 कुछ भी मिल सकता है। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2, फाइंड द साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2। तो अगर देखो, अब अगर दो केस बनेगा, अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कहां पे होगा, यहां पे होगा, सॉरी इस जगह पे होगा पॉजिटिव x2 पे, ठीक है ना। तो इसे मिनिमा बोलोगे, मिनिमा। और जहां पे भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया तो उसे क्या बोलोगे, मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। जिस पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उस पॉइंट को मैक्सिमा बोलोगे। जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए x इक्वल टू x1 है, इस एग्जांपल के लिए x इक्वल टू x2 है। तो इस पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चों, और आसानी के साथ रूल आपको प्रोसीजर पता रखना चाहिए कैसे करना है। मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, स्टेप के हिसाब से चलोगे कभी गलती नहीं होगा, प्रोसीजर जैसे बताया जा रहा है उस तरह से चलो, आपसे कभी गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग बात करें तो मैक्सिमम मिनिमा क्या है, तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाएंगी अपने को कि किस तरह मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। इस फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे तो आपको पता है x इक्वल टू 0 पे 4 आएगा, x इक्वल टू 1 पे कुछ आएगा, इनफाइनाइट x रखोगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी y की। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है कि y की अलग अलग x रखने पे अलग अलग y मिलेगा, लेकिन y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है आपसे। तो लोकल मतलब मैक्सिमम मिनिमा की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये जो दिया है dy बाई डी एक्स कितना होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पता कर ले। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव निकाल लो, 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 पुट कर दे। तो क्रिटिकल पॉइंट तभी तो निकलता है जब dy बाई डी एक्स जहां पे 0 हो, 0 पुट कर दो तो x इक्वल टू 1 आएगा एंड x इक्वल टू -1। दो सॉल्यूशन आया इसका। क्रिटिकल पॉइंट दो ठो आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट पे अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव निकालना है होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में आपको पता है डबल डेरिवेटिव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप निकालोगे जो कि आएगा 6x,
अब ये देख लो आप लोग खुद ही, d2y/dx² पॉजिटिव कब आ रहा है, x की जगह पॉजिटिव रखो तो एट x = 1, मतलब ये क्या बोला जाएगा, x = 1 मिनिमा, और x = d2y/dx² की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रहा है, x की जगह क्या रखेगी, ये नेगेटिव हो जाए, x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखो एट x = -1, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा। तो मतलब मैक्सिमम, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू x की जगह कितना रखेंगे, y मिनिमम कितना होगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रख दो, तो 1 - 3 + 4 2 आ जाएगा आंसर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ y मैक्स कितना होगा, -1 रखो, तो -1 + 3 + 4 7 1 6, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया फंक्शन की, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई कष्ट होना नहीं चाहिए आपको। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व करने में सक्षम हो, ठीक है ना। जब भी प्रोसीजर आपको समझना है बस कि प्रोसीजर क्या है मैक्सिमम मिनिमा का, मैक्सिमम मिनिमा पता करने का सीधा एक ही स्टेप का प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर से आप चलोगे तो आपके पास सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के आप सॉल्व कर लोगे। तो ये रहा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन। एक आध दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लें आपको, इफ सम ऑफ टू रियल नंबर आर sum of two real numbers is 20, तो रियल नंबर का सम कितना दिया है, 20, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, दो नंबर का समेशन 20 है, तो उन दोनों नंबर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा प्रोडक्ट का। तो कुछ बच्चे कहेंगे एक 10 है, दूसरा 5, एक 15, दूसरा 5, ऐसे तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ले सकते हो तब, और सबका चेक करोगे क्या बैठ के, ऐसा तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि करोड़ों x दो नंबर कोई भी सेलेक्ट करो जिसका सम 20 आए, ऐसे करोड़ों नंबर हो सकते हैं, एक -1 हो जाए, दूसरा 21 हो जाए, समझ रहे हो, नेगेटिव में भी चला जाएगा, करोड़ों हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन बेसिक तरीके से चलो, पहले फंक्शन बनाओ, लेट नंबर्स बी x एंड y। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, और हमें पता करना है p प्रोडक्ट की जो कि मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। मतलब ये फंक्शन का, ये फंक्शन एक बन गया, और गिवन क्या है, गिवन है x + y = 20। तो हम जानते हैं पहले फंक्शन तो बनाओ इसको, तो फंक्शन बनाने के लिए किसी एक वेरिएबल में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा x × y की जगह लिख दे 20 - x, ये हो जाएगा 20x - x²। अब ये अपना नॉर्मल फंक्शन बन गया, ये अपना नॉर्मल फंक्शन बन गया जिस फंक्शन को हमें निकालना है। जैसे y = fx होता था, तो वैसे p = x है का फंक्शन आ गया। पिछला क्वेश्चन जैसे किया था, अब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हुए। सबसे पहले स्टेप में देखो, जब भी लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन रहे, कभी भी क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में रहे, सबसे पहले स्टेप में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे पहले ये क्वेश्चन लिख लो। दो अननोन अगर हैं तो उन दोनों को मान लिया करो x y, और हमें इस जिस क्वांटिटी को, जैसे इसमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो उस क्वांटिटी को एक फंक्शन मानो।
पी मान लिया फंक्शन, ये आ गया। अब आप खुद बताओ, सबसे पहले स्टेप में अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए, तो डी पी बाई डी एक्स निकाल लो, आ जाएगा 20 माइनस 2x, x इक्वल टू 10 आया। ये क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ ही रहा है तो वो मैक्सिमम ही होगा। नहीं विश्वास है तो डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, डी पी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं आया, -2 आया, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब मैक्सिमा है। अब x की जगह क्या रख दें, 10 रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 10 रखने पे क्या आएगा, 200 माइनस 100, तो आंसर आ गया 100। वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, वो दोनों नंबर 10 और 10 होने चाहिए। और एक बात और बताऊं, अब इसको याद मत रखिएगा, एक तरीके से है ऑब्जर्वेशन, एक तरीके से कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में देखा जाता है, जनरली देखा जाता है कि मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन में आंसर हमेशा वो आंसर होता है जो सिमेट्रिक हो। जैसे 10 को 20 को 2 नंबर में तोड़ो तो सिमेट्रिक नंबर 10-10 होगा बराबर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन का तरीका होता है, सिमेट्रिक जो होता है वो होता है, तो सिमेट्रिक यहाँ पे है तो इसलिए ये आंसर है, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक में बेटा पढ़ते हैं, ये एक इस तीसरा कि हम कैलकुलस के हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने का तरीका, एक स्पेशल ग्राफ अपने को अभी सीखना है जिसका नाम है पैराबोला। एक पर्टिकुलर ग्राफ पे हम लोग फोकस करेंगे जिसका नाम है पैराबोला। उसको बनाने का, उसका यूज बार बार आएगा तो इसलिए उसको हम लोग बनाना सीख लेते हैं। एक ग्राफ है पैराबोला, क्या होता है पैराबोला, जैसे इसको ये हो, ये ऐसा कोई ग्राफ होता है, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। इस पॉइंट को बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट एक ही चीज है ना, इसको बोलते हैं, इसका नाम है वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स। ये पैराबोला कब वो नीचे की तरफ खुला है तो इसको, इस पैराबोला को बोलेंगे ओपनिंग डाउनवर्ड, इसको बोलेंगे ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है ना, ये वर्टेक्स है। और पैराबोला का इक्वेशन कैसे होगा, अगर ऊपर नीचे जिस डायरेक्शन में खुल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस में वाई एक्सिस होता है ना ऊपर नीचे, तो वाई इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्वाड्रेटिक एक तरीके से, क्वाड्रेटिक में वाई जो रहेगा इधर का वेरिएबल जिसका स्क्वायर रहेगा उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो ऐसा होता है ना, एक्स होता है वाई, तो ये ओपनिंग इसका किधर की तरफ खुला है, ये ऊपर की तरफ खुला है, तो जिस डायरेक्शन में खुला रहेगा उसका पावर 1 रहेगा इक्वेशन में। वेरिएबल ये अननोन जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा जिसकी तरफ मुंह नहीं, इधर की तरफ मुंह नहीं खुला है, मतलब ऐसा तो है नहीं पैराबोला, ऐसा नहीं है पैराबोला, कैसा है, ऊपर की तरफ खुला है। इस पैराबोला को प्लॉट करना है, ठीक है ना, ये पैराबोला होता है। एक बात याद रखिए, कुछ बातें याद रख लो एक लाइन के बाद, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए है, अगर ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, ए नेगेटिव होगा देख के बता सकते हो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसका ग्राफ यही होता है पैराबोला। इस इक्वेशन के ऐसे जितने इक्वेशन है उन सारे इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इस ग्राफ को बनाने का तरीका क्या है, आपको एक लाइन में बना लोगे कि हमें बनाना है तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे बेटा, अब ग्राफ बनाने का प्रोसीजर समझ लो, देख के आप बता लोगे कि ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें आपको दे दिया जाए ग्राफ बनाने के लिए, मान लो कि कोई भी ग्राफ बनाना है, एक एग्जांपल के लिए ड्रॉ पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4,
इसको प्लॉट करना है, तो चलो प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, आप वर्टेक्स निकालोगे। तो देखो वर्टेक्स जो होता है चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, कैसा भी पैराबोला हो, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे स्लोप जीरो होता है। वर्टेक्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है dy बाई डी एक्स जहाँ पे क्या हो, जीरो हो। पहले बात देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पे x dy बाई डी एक्स जीरो हो। तो वर्टेक्स निकालने का आसान सा तरीका है जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो। और दूसरी बात x a बताता है ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये अपनी बात, तो एक बात तो कंक्लूड कर लोगे सॉल्यूशन में। सबसे पहला ये a1 है, इसका मतलब ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो आप, dy बाई डी एक्स, जो कि आएगा 2x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। x इक्वल टू 1 वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 1 पे y कितना आएगा, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 4 3। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,3। देखो वर्टेक्स निकालने का आसान सा तरीका, x की वैल्यू जीरो निकाल लो, और सीधी सीधी बात है यार, वर्टेक्स या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। वर्टेक्स या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। तो वर्टेक्स निकाल लिया और ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे आप, डेरिवेटिव देखो, वर्टेक्स कहाँ पे 1,3, 1,3 ये वर्टेक्स बना लिया। और आप बताओ ओपनिंग अपवर्ड है ना, हाँ अपवर्ड है, ऐसे ग्राफ बन गया। ये देखो ग्राफ बन गया। कुछ लोग चाहें तो ये कोऑर्डिनेट, अगर किसी को पता करने की इच्छा हो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा तो वो बता सकता है। देखो इस कोऑर्डिनेट के बारे में देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, तो x जीरो रख दोगे तो y कितना आएगा 4, तो 0,4। तो ये वर्टेक्स ग्राफ बनाने का तरीका हो गया, एकदम एक लाइन में ग्राफ बनता है। पहले स्टेप में क्या करोगे, प्रोसीजर समझो। सबसे पहले स्टेप में डिफरेंट ए चेक करो अपवर्ड या डाउनवर्ड। दूसरे स्टेप में डेरिवेटिव जीरो करके आप निकाल लो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट रखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा। बाई चांस मैं पूछूं अगर एक क्वेश्चन की इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मिनिमम वैल्यू 3 है, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पे 3 आ रहा है ना भाई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है आप कर लेंगे, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर एक समझ में आ गया है तो एक और एग्जांपल इसी पे हम लोग कर लें, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। -x² + 4x + 6, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि a की वैल्यू -1 है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, -2x + 4, कहाँ पे जीरो आ रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ गया 4, 2 रखोगे तो -4 + 8 + 6 10, यानी वर्टेक्स क्या आ गया कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 2,10। तो आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ 2,10 ये पॉइंट होगा ना, 2,10, और देखो तो ग्राफ ऐसा बन गया, ये वर्टेक्स बन गया। इस पॉइंट को निकालना चाहो तो x की जगह 0 रख दोगे तो y आएगा 0,6। तो मुझे लग रहा है आप लोग ग्राफ बनाने में भी सक्षम है, ठीक है ना बच्चों। ये पूरा कैलकुलस का डिफरेंशियल पार्ट खत्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे।